गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते सभी बच्चों को। दोस्तों आज है नवंबर 28, 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और जैसा कि आपको पता है आज फिर से हम लोग बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हम लोग रैंक करने वाले हैं। G20 और इंडिया रिपीटेड सा टॉपिक है, 1 मिनट का है, इसको हम लोग करके निकल जाएंगे। इंडिया इजिप्ट रिलेशन, ये एक हमारे लिए नया टॉपिक है, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। उसके बाद ब्लू बगिंग, एक साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से इसको हम लोग कर सकते हैं। बेसिकली आज का जो कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वहां से ही आता है। उसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट और सेम सेक्स मैरिज, ये टॉपिक हम लोग 3-4 दिन पहले भी किया था, आज भी बिल्कुल रिपीटेड है। तो जिन स्टूडेंट्स ने उस दिन मिस कर दिया था उनके लिए नया टॉपिक हो सकता है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने वो अटेंड कर लिया था वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। चाइना एंड इंडिया ओशन, तो भैया चाइना बहुत समय से कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम करे इंडियन ओशन में, तो उसी डायरेक्शन में चाइना ने एक यहाँ पे स्टेप लिया था। इसके बारे में बात करेंगे। मेरे ख्याल से संडे यानी कल भी आपने इस टॉपिक को हल्का सा किया था, तो थोड़ा सा आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और इसी टॉपिक के साथ साथ एक और टॉपिक है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। हम लोग ओवर पॉपुलेशन के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन आज जो एडिटोरियल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डी पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखो, जैसे ज्यादा महंगाई और बिल्कुल जब चीजों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं और जब बहुत ज्यादा घट जाते हैं, दोनों ही हमारे लिए नुकसान करती हैं। इसी तरह से ओवर पॉपुलेशन जब हो जाती है और जब पॉपुलेशन बहुत कम हो जाती है, दोस्तों दोनों के नुकसान होते हैं। तो आज हम लोग डी पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन से, और आपको बताऊंगा ज्योतिराव फुले जी के बारे में, तो वो भी आज हम लोग सेक्शन में करने वाले हैं हिस्ट्री वाले में, जो मैंने आपको यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि दैट इज आज के दिन जो हम लोग करते हैं इशू ऑफ द डे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा जैसे आपको मैं बोलता हूं, एक तो सभी बच्चों ने वीडियो को लाइक करना है और अपनी अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में सबने डाल देनी है। उसके अलावा जनवरी से हम लोग अपना नया फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे 2 बैच चल रहे हैं, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए जी दोस्तों, आज एक बहुत ही महान इंसान और बहुत एक सोशल रिफॉर्मर और इगैलिटेरियन लिबर्टेरियन जो है वो, उनका देहांत हुआ था। ज्योतिराव फुले जी इनका नाम है। बहुत आपको बहुत अच्छे से पता, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, एनसीईआरटी पढ़ी है, तो इनके नाम आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये एंटी कास्ट मूवमेंट के बहुत बड़े लीडर रहे हैं। एक्चुअली इंडिया में अंबेडकर जी से पहले जो पर्सन थे जिन्होंने एंटी कास्ट मूवमेंट्स इंडिया में चलाई थी एज अ सोशल रिफॉर्मर, वो ज्योतिराव फुले जी ही थे। गांधी जी, अंबेडकर जी इनको अपनी इंस्पिरेशन भी मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि फुले जी पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने दलित वर्ड का यूज किया था। सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जिनको हम लोग यूजली जो अपनी सोसाइटी में ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उससे बाहर जो वर्ण सिस्टम से जो बाहर हैं दलित, उनके लिए जो इन्होंने इस वर्ड का यूज किया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। 1827 में महाराष्ट्र में पुणे से ये इनका जन्म हुआ था और एक माली कास्ट से बिलोंग करते हैं। क्योंकि ये खुद माली कास्ट से बिलोंग करते हैं, और तो इन्होंने अपने बचपन में और हमेशा पूरी जिंदगी भर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन्होंने किया, और जिसकी वजह से भाई फिर बाद में इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया अच्छे से, और फिर वो एंटी कास्ट मूवमेंट्स को इन्होंने एकदम से लाइक एज ए लीडर के तौर पे इन्होंने आगे काम किया। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने दलित समाज के लिए। और जैसे तृतीय रत्न, पावड़ा, छत्रपति शिवराजी भोसले, याचना, गुलमगरी, ठीक है, और ये कुछ इस तरह के पब्लिकेशन थे जिसके लिए उन्होंने काम भी किया। अपने बहुत सारे लेख इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, एसेज वगैरह। उसके अलावा सत्यशोधक समाज 1873 में इनकी स्थापना की थी, जिसे कहा जाता है सीकर ऑफ ट्रूथ, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। महात्मा भी कहा जाता है इनको बेसिकली, ठीक है। तो महात्मा गांधी और ये महात्मा, इनको महात्मा की जो सबसे पहले कहा गया था वो एक महाराष्ट्रियन सोशल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था विठल राव कृषांजी वेदेनकर, ठीक है, वंदेकर। तो इन्होंने सबसे पहले इनको महात्मा कहा, तो इनको भी महात्मा कहा जाता है। और ये जो ऑर्थोडॉक्सी थी, ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्सी, प्रीस्ट एंड ऑल दैट, जिसमें मंदिरों में, टेम्पल्स में दलित्स को अलाउ नहीं किया जाता था, तो वो सारी चीजें के खिलाफ भी इन्होंने बहुत कुछ काम किया। एंड ही यूज्ड टू कॉल अपर कास्ट पीपल एंड ब्राह्मण्स एज अ हिपोक्रेट्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। और यहीं से कुछ एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे डाले हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन से, तो आप इसको थोड़ा सा कर सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोक हितवादी, ठीक है। लोक हितवादी किसको कहा जाता है?
तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए अगर आपको पता है तो। दूसरे दो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड है, कई बार हम लोग ये पढ़ते नहीं है, सीधा आंसर के ऊपर टूट पड़ते हैं, हमें लगता है कि करेक्टली ही पूछा होगा, बट ऐसा नहीं होता हमेशा। तो ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट और आर्य समाज, थोड़ा इसको जान पढ़ें क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट, देरोजियंस, मित्र बंधु, बेथुन स्कूल और नेटिव मैरिज एक्ट। ये थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताएं। एनसीईआरटी के सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करने को यहाँ पे है नहीं। फ्रंट पेज पे देख लेते हैं दोस्तों आज हो क्या रहा है फ्रंट पेज पे। चाइना एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट स्प्रेड टू डजन्स ऑफ कैंपस। तो भैया चाइना के आजकल बुरे दिन चल रहे हैं, आपको मैंने पहले भी इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। चाइना में फुटबॉल बहुत पॉपुलर है और कतार के अंदर फुटबॉल के स्टेडियम भरे हुए हैं, 80,000 लोग, 1-1 लाख लोग आ रहे हैं स्टेडियम्स में। तो जब उनका भैया सीधा प्रसारण टीवी पे होता है तो भैया लोगों को अंदर से तो ना वो कुलमुलाहट मिचती है कि भाई हम आ रहे, हम तो, क्योंकि चाइना में आप इतना गैदरिंग नहीं कर सकते हो, वो पूरी तरह से बंद है, मास्क लगाना वहां पे मैंडेटरी है। उसके अलावा क्या हुआ चाइना में, एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ लास्ट वीक। वहां पे एक बिल्डिंग में आग लग गई और उस बिल्डिंग में कुछ लोग जो कि कोविड की वजह से बंद हो रखे थे, जिनको बाहर जाना अलाउड नहीं था, 10 लोगों की वहां पे जिंदा जल गए। और उस आग को बुझाने के लिए प्रॉपर तरीके से स्टेप्स भी नहीं लिए गए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा मूवमेंट वहां पे रुका हुआ था, अदरवाइज तो लोगों की जान बच सकती थी। तो ये जो इंसिडेंट हुआ, इसकी वीडियोज वहां पे सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, लोग जो है बाहर निकले। जैसा कि आपको पता है कि समाज का एक हिस्सा ऐसा होता है दोस्तों जो सबसे पहले किसी भी मूवमेंट को आगे लेके जाता है, और वो होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं स्टूडेंट्स। तो चाइना की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और बड़ा सोशल मीडिया पे वहां पे हंगामा हुआ पड़ा है और लोग सड़कों पे भी आ गए हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। बट बीजिंग ने तो चाइना की सरकार का तो सीधा सीधा कहना है भाई कोविड जीरो की पॉलिसी है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट है, ऑफ कोर्स आगे बढ़ेगी। स्टूडेंट्स यंग होते हैं, राइट, जो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आप अगर आप इंडिया में देखो तो जिसे हम लोग जेपी मूवमेंट कहते हैं, जयप्रकाश नारायण मूवमेंट कहते हैं, वो भी एज ए स्टूडेंट मूवमेंट ही स्टार्ट हुआ था, राइट। अगर आप भगत सिंह जी को देखें, ही वाज आल्सो स्टूडेंट लीडर, राइट। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो थोड़ा मतलब बहुत पीछे अगर आप जाते हो तो आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य वाज आल्सो स्टूडेंट, तो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ, अगर आप थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से देखो तो वो भी एक स्टूडेंट मूवमेंट ही था, राइट। नंद नंद जो उस समय पाटलिपुत्र के अंदर जो किंगडम थी उसके अगेंस्ट में स्टूडेंट ही थे वो, चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके टीचर थे यू नो चाणक्य, जो है चाणक्य जी, तो उनके गाइडेंस में उन्होंने वो सब काम किया। तो स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होती हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, ठीक है जी। और अगर आप बीजेपी में देखो, जितने भी अगर आपको बड़े बड़े लीडर्स नजर आ रहे हैं, गडकरी जी, अमित शाह जी, और उससे पहले जितने अरुण जेटली जी, कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर्स, ये अपने जमाने में सब स्टूडेंट लीडर्स रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे और प्रोटेस्ट करते थे, तब जाके लीडर बने हैं। तो देश ने बहुत लीडर्स दिए हैं स्टूडेंट लीडर के तौर पे। तो देखते हैं क्या होगा चाइना में। बाकी G20 की प्रेसिडेंटशिप जो है, प्रेसिडेंसी, वो इंडिया को मिलने वाली है दिसंबर 1 से। तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उस पर जो है डेफिनेटली काम किया जाएगा। तो मोदी जी ने कहा है कि भाई हमें सिर्फ इंडिया के लिए ही काम नहीं करना है, हमें वर्ल्ड के लिए भी काम करना है, एनवायरमेंट के लिए काम करना है, पीस के लिए काम करना है। और जो सॉल्यूशंस इंडिया प्रपोज करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो वो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं, और सबको, सबका साथ, सबका विकास, उस डायरेक्शन में हम लोगों को सोचना है। तो G20 के लिए आपको एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जो G20 के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बातें कर चुके हैं। बाकी आपके लिए मैंने कंटेंट यहाँ पे डाल दिया, रिपीटेड सा कंटेंट है, आप इसको जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे सैटरडे वाले दिन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो क्योंकि उस दिन आपने क्या टॉपिक किया था, सेस और सरचार्ज के बीच में डिफरेंस मैंने आपको पूछा था, वो आपको मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था इसको, है ना, क्योंकि दैट वाज इन न्यूज। तो उसको लेके ही दो क्वेश्चन हमारे आपसे पूछे थे यहाँ पे। तो पहले का आंसर हो जाता है ओनली 2 और दूसरे का आंसर हो जाता है बोथ 1 and 2, ठीक है। सरचार्ज एम्स टू टैक्स हाई अर्निंग इंडिविजुअल, मैंने आपको बताया था कि सेस जो है वो सभी के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन सरचार्ज उनके ऊपर लगाया जाता है जिनकी इनकम एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है, ठीक है। सेस और सरचार्ज दोनों ही टैक्स ऑन टैक्स होते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 20% का टैक्स लगता है, तो इस 20% के ऊपर जितना टैक्स होता है उसको जो है सेस कहा जाता है और सरचार्ज कहा जाता है, ठीक है। टैक्स ऑन टैक्स होता है। जैसे मान लो आपकी जो है 1 करोड़ जो है आपकी सैलरी है, 1 करोड़ के ऊपर मान लो
फॉर एग्जाम्पल आपको जो है 10,000 रुपया टैक्स देना है, वैसे तो नहीं होता 10,000 बट स्टिल मान लो, तो ये जो सेस और सरचार्ज लिया जाता है ना दोस्तों, वो 1 करोड़ के ऊपर नहीं लिया जाता है, वो इस 10,000 के ऊपर लिया जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता है बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है इजिप्शियन प्रेसिडेंट सीसी टू बी चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे हमारा होता है उसके लिए इस बार इजिप्शियन प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया है। ठीक है जी, देखिए 2016 में किसको किया गया था, फ्रेंच प्रेसिडेंट को किया गया था। 2017 में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद को किया गया था। 2018 में किसको किया गया था, एशियान के 10 बड़े बड़े लीडर्स को किया गया था। 2019 में साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को किया गया था। 2020 में जो है ब्राजीलियन प्रेसिडेंट को किया गया था। 2023 में किसको किया जाए, इजिप्शियन प्रेसिडेंट को किया जाएगा, क्योंकि बीच में 2 साल तो कोविड के ही चले गए। ठीक है, तो और उससे पहले किसको किया गया था, उससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट को किया गया था, जब दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दंगे हुए थे। तो इस बार किया जाएगा इजिप्ट के प्रेसिडेंट को। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट के साथ इंडिया के बहुत पुराने रिलेशन है, बहुत पुराने समझ रहे हो ना, मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं। अगर आप हिस्ट्री में जाते हो तो दुनिया की 4-5 सिविलाइजेशन सबसे एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जिसमें आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन, हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई, सुमेरियन सिविलाइजेशन हो गई। दीज वर सम ऑफ द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तभी से हमारे बीच में रिलेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट शायद इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ भी रहा होगा। बाकी भैया वैसे तो हमारे रिलेशन ऑफ कोर्स उनके साथ अच्छे हैं ही, नेहरू जी के बहुत रिलेशन अच्छे हुए करते थे इजिप्ट के लीडर्स के साथ। इवन लोन अलाइनमेंट मूवमेंट जब चलाई गई थी 1955 में, तो उसमें जो है गोमाल अब्देल नासिर इजिप्ट के जो उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो नेहरू जी के बहुत खास दोस्त हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने उस मूवमेंट को चलाया था। इवन 1955 में हम लोगों ने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी आपस में किया था। बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग आपस में करते हैं, जैसे लेदर, केमिकल्स, आयरन गुड्स, कॉटन, है ना, ऑयल प्रोडक्ट्स हम लोग इजिप्ट से लेते हैं। और टूरिज्म में के सेक्टर में भी इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट जो है वहां पे जाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा 1992 के अंदर कायरो के अंदर हम लोगों ने मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर द इंडियन कल्चर भी एस्टेब्लिश किया। बाकी इंडिया बाय द नाइल ये एक फेस्टिवल होता है जो हर साल जो है मनाया जाता है इजिप्ट के अंदर, जिसमें इंडिया के जो डेलीगेट्स हैं वो वहाँ पे जाते हैं, स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और वो सारी चीज़ें वहाँ पे डेफिनेटली इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको इंडिया इजिप्ट के बारे में हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए बच्चों, उसके अलावा सैटरडे को हम लोगों ने 2 सवाल आपसे और पूछे थे क्वेश्चंस, जिसका आंसर यहाँ पे हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ आर्कटिक काउंसिल 1, 3 एंड 5। तो उसके अंदर जो है 4 नहीं, ये टॉपिक शायद हम लोगों ने कर लिया था, जापान और यूके इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, और हाँ ये आंसर मैंने आपको शायद पहले बता दिया था, तो ये तो मेरे ख्याल से स्लाइड यहाँ पे रिपीट हो गई है, इसको आप डिलीट कर सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी, एक साइंस एंड टेक से छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक बहुत रेलेवेंट है, बट कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्लू बगिंग वाज रिसेंटली न्यूज। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 3-4 ऑप्शन आपको शायद वो एग्जाम में दे सकता है, तो आपके को ब्लू बगिंग के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए ब्लू का मतलब क्या है, ब्लूटूथ। ठीक है, और बग का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में देखी होंगी जिसमें वो बगिंग करते हैं। बगिंग मतलब आपके टेलीफोन की कन्वर्सेशन सुन लेते हैं, तो आपके घर में, आपके बेड में, आपके मोबाइल फोन के अंदर कुछ ट्रांसमीटर डाल दिए जाते हैं, जब भी आप बात करते हो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये होता है बगिंग। बगिंग मतलब एक वायरस टाइप का होता है। ठीक है, एक मालवेयर होता है जो आपके मोबाइल के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये कैसे काम करता है, जैसे आपका मोबाइल फोन है, आपने मोबाइल फोन में जो है ब्लूटूथ को आप देखिए, ब्लूटूथ क्या है ना, वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। अगर आपने मोबाइल फोन को देखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो ऑन ही रहता है। तो जैसे 10 मीटर के दायरे में आप पहुंचते हो, मान लो यहाँ पे कोई हैकर बैठा हुआ है, तो वो हैकर आपकी ब्लूटूथ की रेंज का यूज करके आपके मोबाइल फोन को हैक कर सकता है। इसे कहते हैं ब्लू बगिंग। अगर आपका ब्लूटूथ ऑन होता है तो वो लोग क्या करते हैं, बड़े चालाक होते हैं। आपका फोन क्योंकि डिस्कवरेबल मोड पे होता है बाय डिफॉल्ट, तो वो आपके फोन के साथ पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग। ठीक है, और पेयरिंग करने के बाद आपके फोन को हैक कर लेते हैं, और उसको हैक करने से बहुत चीजें हो सकती हैं भाई। आपके टेक्स्ट मैसेज पढ़ सकते हैं, आपकी फोन कॉल को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कन्वर्सेशन सुन सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को रीराउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें वो लोग इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं ब्लू बगिंग, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, देखिए इसकी जो रेंज है वो 10 मीटर होती है, क्योंकि दैट इज द रेंज ऑफ द ब्लूटूथ ओनली। ठीक है,
कैसे इसको कर सकते हैं? पहली बात, अपने ब्लूटूथ को टर्न ऑफ करके रखिए जब तक आपको इसकी जरूरत नहीं है तो, ठीक है। और आपके जो ब्लूटूथ का जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है, आप उसमें जाके उसको अनडिस्कवरेबल करिए, ठीक है। जिसको आप परमिशन दोगे वही डिस्कवर कर सकता है, हर कोई डिस्कवर नहीं कर सकता। उसके अलावा जो पेरेड डिवाइसेस होते हैं उसे डिस्कनेक्ट करिए अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो, ठीक है। पब्लिक के अंदर जो वाईफाई होता है आप उसका यूज करना बंद करिए, अपने सॉफ्टवेयर को जो है टाइम टू टाइम अपडेट करिए। वीपीएन सिस्टम का भी आप यूज कर सकते हो, हालांकि आपके मेरे लिए नहीं है ये, यूजुअली जर्नलिस्ट लोग करते हैं जिनके ऊपर सरकार नजर रखते हैं, तो वो वीपीएन सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री सेटिंग कर सकते हो आप अपने मोबाइल को टाइम टू टाइम, ठीक है। और कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह अपने लैपटॉप वगैरह में आप जो है डाल सकते हो, क्योंकि ब्लूटूथ जो सिर्फ मोबाइल में तो नहीं होता है, हालांकि 99% मोबाइल को ही टारगेट किया जाता है, बट यस आपके लैपटॉप वगैरह को भी और दूसरे डिवाइसेस को भी यहाँ पे डेफिनेटली टारगेट किया जा सकता है। तो ये है थोड़ा सा ब्लू बगिंग के बारे में, कुछ लंबा चौड़ा इसके अंदर कुछ खास था नहीं, ठीक है जी। तो सैटरडे को ही एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था जो कि 2012 के अंदर यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 3। तो ये क्योंकि उस दिन हम लोगों ने न्यूक्लियर कुंडा के बारे में बात किया था, तो इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डाला था। तो थोड़ा इसको देख सकते हो, ठीक है। 1, 2 एंड 3 इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, तो इसको भी जाके हल्का सा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए बच्चों जी आगे करते हैं। टुवर्ड्स लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, ये रिपीटेड टॉपिक है, तो ये हम लोगों ने किया था फ्राइडे को। तो जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने, एस्पिरेंट ने वो कर लिया था, आप इसको स्किप कर सकते हो, और जिन्होंने नहीं किया था वो इसको सुन सकते हैं, रिवीजन भी हो सकती है आपकी। तो देखिए भाई ऐसा है कि अभी दो लोगों ने, जिनका नाम है सुप्रिय चक्रवर्ती और एक का नाम है अभय दांग, ठीक है जी। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन डाला है, पीआईएल फाइल किया है। इन्होंने नहीं, कुछ और लोग भी हैं वैसे, जैसे पार्थ पिरोंजे और मेहरोत्रा जी और उदय जी भी हैं, इन्होंने भी किया है। तो ये बेसिकली कपल्स हैं, ठीक है, दे आर कपल्स, और वो 10-12 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं, साथ रह रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, साथ रहो आराम से, लेकिन मैरिज स्टेटस अभी उनको नहीं मिला है, क्योंकि इंडिया के अंदर सेम सेक्स के बीच में अभी फिलहाल लीगल तौर पे मैरिज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे मैरिज के दो तरीके होते हैं, एक तो आपका पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज होते हैं अलग अलग रिलीजन के हिसाब से। एक हमारे पास यहाँ पे होता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसमें क्या होता है, जो इंटर कास्ट मैरिज होती हैं, जो इंटर रिलीजियस मैरिज होती हैं, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में आती हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये तो आता है, बट देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हमारे पास जो सेक्शन 4 है वो कहता है एनी टू पर्सन्स, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, एनी टू पर्सन्स अ सब्सिक्वेंट, वो लिख कहता है कि कोई भी दो लोग आपस में मैरिज कर सकते हैं, डजेंट मैटर वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसी सेक्शन के अंदर बाद में उन्होंने मेल और फीमेल ऐड कर दिया है। इसका मतलब बायोलॉजिकली मेल और बायोलॉजिकली फीमेल ही आपस में शादी कर सकते हैं। ये तो इसका मतलब ये कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। अगर आप इसमें से मेल और फीमेल वाला प्रोविजन हटा दोगे तो इसका मतलब दो महिलाएं और दो पुरुष, या फिर जो एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो इंटरजेंडर रहते हैं, वो भी आपस में शादी कर सकते हैं। तो ये पूरा जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है ना, इनका पर्सनल लॉ से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि 1954 का जो एक्ट है उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए भैया, ताकि हम लोगों को भी एज अ मैरिज सर्टिफिकेट मिल सके और हम लोग भी मैरिज इस तरह से कर सकें, ठीक है। हमारे देश में 3 ऐसे वर्डिक्ट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास्ट में, जो कहीं ना कहीं इन इसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक हमारे पास जजमेंट रहा है नवतेज सिंह 2017 वाला केस, एक हमारे पास रहा है नालसा केस, एक हमारे पास रहा है पुट्टू स्वामी केस। पुट्टू स्वामी केस में आपको पता है क्या हुआ था, राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। नालसा के अंदर आपको पता है, नालसा के अंदर जो थर्ड जेंडर है उसको लीगल स्टेटस दिया गया था। और नवतेज जो केस हुआ था, इसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया था, ठीक है, 2018 का ये केस है। बट अभी तक इंडिया में मैरिज, जो सेम सेक्स के बीच में मैरिज होती है, उनको लीगल तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो ये डिमांड आ रही है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि भाई जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसे जेंडर न्यूट्रल कर दिया जाए, ठीक है। इस समय दुनिया की 32 कंट्री में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेम मैरिज को एक्सेप्ट किया जाता है। कई कंट्री में तो डायरेक्टली मैरिज भी होती है, लीगल तौर पे आप रजिस्टर्ड करवा सकते हो। कई कंट्री में जो है सिविल यूनियंस होती हैं। सिविल यूनियन समझते हो? सिविल यूनियन का मतलब जैसे इंडिया की अगर हम लोग बात करें, जैसे दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, ठीक है, दो लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वो सेम जो है सेक्स से बिलोंग करते हैं, बट ये मैरिज नहीं है, बट ये सिविल यूनियन है। मतलब इनको शादी का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा,
उसके अलावा इनको बहुत सारी सुविधाएं दी जा सकती है, जैसे लीगल प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, इनहेरिटेंस, मेडिकल बेनिफिट, एम्प्लॉइज बेनिफिट, ठीक है, इस तरह की चीजें इनको, जैसे टैक्स के अंदर जो प्रोविजंस होते हैं वो दिए जा सकते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, क्योंकि एग्जांपल से शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे आप बैंक के अंदर जो है अकाउंट ओपन करवाते हो, सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो, आपका सैलरी अकाउंट है, तो बैंक में ये पूछा जाता है कि आप किसको नॉमिनी रखना चाहते हो, नॉमिनी। तो नॉमिनी में कौन कौन किसको रखता है, या तो अपने हस्बैंड को रखते हैं, अपने वाइफ को रखते हैं नॉमिनीज में, ठीक है। लेकिन सिविल यूनियन में क्या होता है, अगर आपका सेम सेक्स का पार्टनर है तो आप उसको भी नॉमिनी रख सकते हो, चाहे वो आपका हस्बैंड या वाइफ ना हो, लेकिन वो सिविल यूनियन के तहत आप उसको अपना नॉमिनी बना सकते हैं इन प्लेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। तो ये कुछ जो डिमांड यहाँ पे की जा रही है स्पेशल मैरिज एक्ट से, मुझे लगता है कि जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, ठीक है भाई। आप साथ में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि शादी तो दो आत्माओं का मिलन होता है। अब वो दो आत्माएं, आत्मा तो वैसे जेंडर न्यूट्रल ही होती है, जो आत्मा का ना कोई आकार होता है ना कोई जेंडर होता है, आत्मा तो आत्मा होती है ना। तो दो आत्माओं का मिलन है तो कोई, आई डोंट थिंक सो कोई फर्क पड़ता है। बाकी समय चेंज हो रहा है और इसी तरह से सोसाइटी आगे बढ़ती है। जब भी सोसाइटी में कभी भी सोसाइटी में, हिस्ट्री में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में कभी भी नया आइडिया अगर समाज में आता है तो समाज हमेशा उसको अपोज करता है। इजीली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके लिए लड़ना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, बाद में वो चीज नॉर्मलाइज हो जाती है, राइट। जैसे अगर हम लोग बात करें हीलियोसेंट्रिक, जस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो ने आइडिया दिया था हीलियोसेंट्रिक। गैलीलियो वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये कहा था कि भाई धरती इस दुनिया का सेंटर नहीं है, बल्कि हमारा जो सन है उसके चारों तरफ जो है वो दूसरे प्लैनेट्स घूमते हैं। अब ये जो आइडिया गैलीलियो ने दिया था, दिस वाज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड द बिलीफ्स ऑफ द सोसाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि उस समय के जो रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करते थे वो धरती को ही अपना सेंटर मानते थे। अब गैलीलियो ने एक डिफरेंट आइडिया दे दिया। गैलीलियो का इतना बुरी तरह से प्रोटेस्ट किए गए थे, गैलीलियो को बेचारे को बाद में जेल में बंद कर दिया, वो जेल में ही मर गया बेचारा, उसकी आंखें वांखें फोड़ दी गई। तो सोसाइटी इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है नए रेडिकल आइडियाज को, लड़ना पड़ता है बहुत लंबे समय तक और बाद में वही चीज नॉर्मलाइज हो जाती है, ठीक है। तो ये इस समय जो सेम सेक्स की मैरिज है, ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन चला आ रहा है इतने हजारों सालों से, उसको चैलेंज कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सोसाइटी में बहुत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आज से 50 साल के बाद, 100 साल के बाद ये बहुत नॉर्मल हो जाएगा, इसको एक्सेप्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो बस लड़ना जरूरी है, लड़िए, काम करिए। परसों वाले आर्टिकल में भी हम लोगों ने यही किया था और ये कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे डाल दिया है, जो बताया है मैंने आपको बेसिकली पूरा कंटेंट वही है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पर्सनल वाला एनालिसिस नहीं देखा था, ये उनके लिए कंटेंट है यहाँ पे, ठीक है, आप इसको जाकर देख सकते हैं। चलिए जी, एक और हमारे पास आर्टिकल आता है चाइना और इंडिया का एंगल, इंडियन ओशन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो टॉपिक हमेशा ही, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जियोपॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो हुआ ये कि चाइना ने अभी 21 तारीख को एक कॉन्फ्रेंस किया भैया, जिसका नाम उन्होंने रखा चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा ये किया गया, कि जो कि चाइना का जो मतलब चाइना के अंदर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उसके तहत ये काम करता है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट यहाँ पे किया अलग अलग कंट्री से, यूजुअली ऑफ कोर्स ये वही कंट्री है जो कि इंडियन ओशन के अंदर में आती हैं। तो 19 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी वेबसाइट कह रही है, और उस वेबसाइट पे जिन 19 कंट्रीज का नाम लिखा हुआ है उसके अंदर मालदीव भी है और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया भी है। अब यहां पे हो गई चाइना की भयंकर बेइज्जती। क्यों? उन्होंने वेबसाइट पे नाम तो लिख दिया। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भैया हमने कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, काहे आप हमारा यहाँ पे नाम लिख रहे हो। ये तो चाइना की बेइज्जती हो गई है बहुत तगड़े वाली। हो सकता है कि मालदीव ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रोफेसर वगैरह यूनिवर्सिटी के वहां पे गए होंगे, हो सकता है, ऑफ कोर्स गए भी होंगे, लेकिन ऑफिशियल तौर पे ऑस्ट्रेलिया और मालदीव ने वहां पे जाके पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये चाइना की भयंकर बेइज्जती तो खैर वहां पे हुई है, बट ये होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं, चाइना के लिए चलता रहता है। तो बात यह है कि चाइना इंडियन ओशन में, देखिए वैसे तो चाइना इंडियन ओशन से कोई लेना देना नहीं है भाई, चाइना इंडियन ओशन का पार्ट थोड़ी ना है, किसी भी एंगल से चाइना इंडियन ओशन का पार्ट नहीं है। वो बेकवार फालतू में यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि
इंडिया की इंडियन ओशन के अंदर डोमिनेंट पोजीशन है। अरे भाई इसका तो नाम ही इंडियन ओशन है, तो क्या ही बात बोलें। तो ठीक है जी, तो आप यहाँ पे अंडमान निकोबार को देखिए, अंडमान निकोबार में और भी बहुत सारे लक्षद्वीप को देखिए, यहाँ पे इंडियन फोर्सेस तैनात हैं। तो इंडियन ओशन के अंदर इंडिया का दबदबा है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। और इंडियन ओशन जो है भैया वो वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, राइट। दुनिया का 1/3 से ज्यादा जो ट्रेड है इंटरनेशनल वो इंडियन ओशन के थ्रू होता है। तो चाइना चाहता है कि इंडिया का जो ये प्लस पॉइंट है, इंडिया का जो डोमिनेट पोजीशन है उसको थोड़ा सा चैलेंज किया जाए। तो हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है। उस हाथ पैर मारने में आपको पता है कि जिबूती के अंदर उसने अपना नेवल बेस बनाया। चाइना श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसको 99 ईयर के लीज पे ले लिया। ग्वादर पोर्ट भी बना रहा है भैया पाकिस्तान के अंदर, म्यांमार के अंदर भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो ये बेसिकली हाथ पैर मारने की कोशिश है चाइना की, और उसी कोशिश में उसने ये जो एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया था, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। इंडिया का डोमिनेंट पोजीशन यहाँ पे है क्योंकि इंडिया कई सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे पार्ट है। जैसे आप लोग सागर की बात करें, 2015 में इंडिया ने चलाया था सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द रीजन। इसके अंदर बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं। उसके अलावा इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम भी हम लोग अलग अलग कंट्रीज के साथ यहाँ पे हेल्ड करते हैं। उसके अलावा हमारा जो IORA है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसके अंदर 23 कंट्रीज हैं, और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर और अफ्रीकन यूनियन के अंदर ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है। 1997 इसका एस्टेब्लिश किया गया था, यही आपको मैंने बताने के लिए अलग से स्लाइड डाला है। तो यहाँ पे इंडिया की बहुत डोमिनेंट पोजीशन है, ठीक है। देखिए ये जो अभी मीटिंग किया है चाइना ने इंडियन ओशन वाला, इसमें इंडिया को इनविटेशन ऑफ कोर्स नहीं मिला है, क्योंकि ये पूरा काम इंडिया के अगेंस्ट में हो रहा है भैया, तो इनविटेशन तो काहे मिलेगा। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन UPSC में ऑलरेडी यहाँ पे 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है जी। इसके अंदर 23 कंट्रीज हैं। जो है आप थोड़ा उसका नाम यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, म्यांमार इसके मेंबर नहीं है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका मेन टारगेट वही रहता है कि भैया पीस बढ़ानी है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है, नेविगेशन को सेफ करना है, एंटी पायरेसी एक्टिविटीज करनी है, वो जो है कुल मिला के इस तरह की चीजें यहाँ पे होती हैं। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो मॉरिशियस में है, ईबीन नाम की सिटीज में है, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज साइबर सिटी ऑल्सो। बाकी इस IORA के अंदर जो है कुछ हमारे पास डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, जापान, UK और यूनाइटेड स्टेट्स, टर्की और साउथ कोरिया। तो इनको भी हम लोग इनविटेशन भेजते हैं, तो हल्का फुल्का बातचीत ये भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इट्स टाइम टू डिस्कस द डीपॉपुलेशन। भैया ओवर पॉपुलेशन को बहुत डिस्कस कर लिया, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, क्या करेंगे, डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई है, हर तरफ देखो लोग ही लोग नजर आते हैं, वो बहुत बकवास हम लोगों ने कर लिया। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, डीपॉपुलेशन। दुनिया में डीपॉपुलेशन भी हो रही है, और दुनिया में नहीं, इंडिया भी इसका शिकार होने वाला है आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। तो आज हम लोग डीपॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए तो अभी आपको पता है 2 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशन का जो पॉपुलेशन आया था, डेटा उन्होंने निकाला था, उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया की पॉपुलेशन $8 बिलियन पहुंच गई, 8 बिलियन लोग हो चुके हैं, 800 करोड़ लोग दुनिया की पॉपुलेशन हो चुकी है, और इसमें इंडिया सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इस 100 करोड़ लोगों में लगभग 17 करोड़ लोग जो है वो इंडिया ने यहाँ पे ऐड किए थे, तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर यहाँ पे रहा है। 2023 में इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री, दैट इज अगेन अनदर थिंग। यूनाइटेड नेशन की ही रिपोर्ट ने यह कहा है कि 2063 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन अगले 40 सालों तक अभी इंडिया की पॉपुलेशन और ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज होने वाली है। पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 2086 के बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। उसके अलावा जैसे जापान, साउथ कोरिया, कुछ यूरोपियन कंट्री, जर्मनी वर्मनी जो है, उनकी तो फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी बहुत नीचे जा रही है और पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। चाइना की अगर हम लोग बात करें, चाइना ने 1970s में वन चाइल्ड पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था, और मतलब उन्होंने इंप्लीमेंट किया था, और चाइना की पॉपुलेशन भी बूढ़ी हो रही है, चाइना की पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रही है, चाइना में भी वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं है। देखिए जापान की पॉपुलेशन तो ऑफ कोर्स डिक्लाइन हो ही रही है, इसलिए तो जापान के अंदर रोबोट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि काम करने के लिए वहां पे यंग लोग है ही नहीं। अब होटल्स में चले जाइए, फैक्ट्रीज में चले जाइए, हर जगह रोबोट हैं। चाइना में भी ये ट्रेंड जो है धीरे धीरे आपको नजर आ रहा है, रोबोट्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमन बींग्स, राइट। तो चाइना ने क्या किया, जब चाइना को नजर आया भाई यंग लोग काम करने के लिए बचे ही नहीं है, तो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को रिमूव कर दिया, लेकिन अभी भी लोग वहां पे बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। तो ये दिक्कत है। पहले पॉपुलेशन प्रॉब्लम ओवर पॉपुलेशन की थी, अब जो है वो डीपॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम है। चाइना की पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी है, तो भैया चाइना वाले भी टेंशन में आ गए हैं इस समय।
तो ऐसे देखिए, जब जब हम लोग डीपॉपुलेशन की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ इशू हमें हमेशा डिस्कस करने चाहिए। जैसे अब कुछ लोग कहते हैं भैया पॉपुलेशन डिक्लाइन क्यों हुआ है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कारण तो आपको और अच्छे से पता है कि हम लोग बात करेंगे, बट कुछ ऐसे कारण भी हैं जो यूजुअली हम लोग बात नहीं करते हैं, जिनके बारे में बात किया जाना चाहिए। इक्विटेबल शेयर ऑफ हाउसवर्क्स। पहले क्या होता था, वीमेन के पास ज्यादा एजुकेशन होती नहीं थी, वीमेन बाहर जाके ज्यादा काम करती नहीं थी, तो दे वर मोस्टली हाउसवाइफ्स। ठीक है, तो जब हाउसवाइफ रहती थी तो ऑफ कोर्स फर्टिलिटी ज्यादा ही होती है। अभी किस चीज के बारे में बात किया जाना चाहिए, क्योंकि वीमेन और मेन दोनों बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो जो घर का जो काम होता है, हाउसवर्क होता है, वो दोनों के बीच में बराबर होना चाहिए। तो जेंडर इक्वालिटी की बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आज के समय में बच्चे का पालना आसान नहीं है भैया। एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, हेल्थ केयर कितना महंगा हो गया है, तो सरकार को जो है चाइल्ड केयर के लिए सब्सिडी भी दिया जाना चाहिए, तभी तो लोग बच्चे पैदा करने के एनकरेज होंगे, है ना। स्कूल थोड़ा फीस कम कर दी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। वीमेन को उसका करियर परस्यू करने के लिए आगे एनकरेज किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो इमिग्रेशन को लेके जो बैरियर्स हैं, आप उसको हटाइए। अब मान लीजिए जैसे यूएसए है, कनाडा है, ठीक है, कनाडा का एग्जांपल यहाँ पे आसान से दे सकते हो। कनाडा की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है, राइट। तो कनाडा को क्या करना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा इमिग्रेंट्स को इनवाइट करे, ताकि वहां पे वर्कफोर्स जो है वो बनी रहे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अभी भी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे इमिग्रेशन के बैरियर्स हैं, आप इनको ब्रेक करिए अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर जो है फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़े जो कारण है वो ये हैं, राइजिंग इनकम, ठीक है, और ग्रेटर फीमेल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, वीमेन पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, बाहर जाके काम कर रही हैं। जब वीमेन काम करती हैं, इकोनॉमिकली एम्पावर होती हैं, ठीक है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी इंक्रीज होती है। वीमेन एम्पावर्ड होती हैं, अपनी बॉडी के ऊपर उनका कंट्रोल ज्यादा होता है, ठीक है, अवेयर होती हैं, और वो फैमिली भी अवेयर होती हैं। तो जैसे जैसे आपका एजुकेशन का लेवल इंक्रीज होता है, आपकी हेल्थ का लेवल इंक्रीज होता है, तो डेफिनेटली फर्टिलिटी रेट डाउन चला जाता है, ठीक है। एक यहां पे बोला जाता है पॉवर्टी फीड्स पॉपुलेशन, पॉवर्टी फीड्स पॉपुलेशन। तो जितनी ज्यादा गरीबी होगी ना भैया, उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, उतनी ज्यादा फर्टिलिटी हाई होती है। तो एक तो आप यहाँ पे क्लियरली इस चीज को देख सकते हो, ठीक है। इंडिया का फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग 2.0 हो चुका है ऑल ओवर इंडिया, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स जैसे बिहार, यूपी, मेघालय, ठीक है, इनका अभी भी 2.1 से ऊपर है, बट मोस्टली इंडिया का 2.0 से नीचे आ चुका है रिप्लेसमेंट लेवल। यहां पे भी दो स्टेट्स ऐसे हैं, खासकर तमिलनाडु और केरला, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। केरला ने रिप्लेसमेंट जो फर्टिलिटी लेवल है वो 1998 के अंदर ही अचीव कर लिया था, तमिलनाडु ने वो 2000 के अंदर ही अचीव कर लिया था। इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु और केरला में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है। अगले 4 सालों में यानी कि 2026 में इनका वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु और केरला में यंग लोग, काम करने वाले कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा वहां पे, और ऑफ कोर्स उम्र बढ़ने लगेगी लोगों को, तो एल्डरली पीपल की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा। डिपेंडेंट लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, व्हाई, बिकॉज ओल्ड एज लोगों की संख्या बढ़ने लगेगी तमिलनाडु और केरला में। देखिए 2011 में इन्होंने ये कहा है कि एक मीडियन तमिलियन, एक तमिलनाडु में जो आदमी रहने वाला है, वो आदमी एक मीडियन बिहारी के कंपैरिजन में 10 साल उसकी उम्र ज्यादा होती है, और आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। 2022 में अभी जो है वो एक्चुअली 12 साल हो चुका है। एक एवरेज तमिलियन पर्सन एक एवरेज बिहारी से 12 साल उम्र में बड़ा होता है, और आने वाले समय में डेफिनेटली ये गैप और ज्यादा बढ़ेगा यहाँ पे, राइट। तो ये इन्होंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बोली हैं। अब बात आती है माइग्रेशन की। तो केरला और तमिलनाडु में जब यंग लोग कम हो जाएंगे तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन है माइग्रेशन। यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से लोग वहां पे आके काम कर सकते हैं। जनरली जो है हम लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा माना जाता है तमिलनाडु केरला के अंदर
कि भैया वहां पे माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं, बट ऐसा एक्चुअली है नहीं। आंकड़े ये बताते हैं कि तमिलनाडु और केरला में एक्चुअली नेगेटिव माइग्रेशन होता है। तमिलनाडु और केरला के लोग बाहर ज्यादा जाते हैं रादर देन दूसरी स्टेट के लोग तमिलनाडु में आके काम ज्यादा करते हैं। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है। जब तमिलनाडु केरला में इलेक्शंस होते हैं तो वहां के पॉलिटिकल जो नेता लोग हैं वो इस तरह की बातें फालतू की करते हैं कि हमारे देश में, हमारे स्टेट में जो है वो बिहार से लोग आ रहे हैं, यूपी से लोग आ रहे हैं, वो हमारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, जबकि उनको सच्चाई पता नहीं है। सच्चाई यही है, उनको जरूरत है, उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो ये उनको समझना चाहिए। अब यहाँ पे 3 सबसे बड़े चैलेंज हैं केरला और तमिलनाडु के लिए। पहले चैलेंज तो सीधा सीधा सबको अच्छे से पता ही है ना, स्क्यूड सेक्स रेशो। तो सीधी सी बात है, जब ये बच्चे कम पैदा होंगे तो सोसाइटी में लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं? सन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं रादर देन डॉटर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये कहना है कि अगर किसी फैमिली में पहला बच्चा लड़का अगर हो जाता है तो वो दूसरा बच्चा पैदा नहीं करते हैं, लेकिन पहली अगर डॉटर हो जाती है तो वो दूसरा बच्चा कर लेते हैं क्योंकि उनको लड़का चाहिए होता है। तो जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी तो सेक्स रेशियो जो है वो और ज्यादा स्क्यूड होगा। चाइना के अंदर 1020 मेल हैं और 1000 फीमेल हैं। इसका मतलब ये है कि 20 लड़के 20 मेल चाइना में ऐसे हैं जिनको कभी भी लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, उनकी शादियां नहीं होंगी। और आपको पता है कि जब लाइफ, और ऐसे आंकड़े बताते हैं कि जो यंग लोग हैं, जो सिंगल होते हैं, उनमें क्राइम करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है रादर देन ए फैमिली पर्सन। तो क्या ये नजर नहीं आएगा आने वाले समय में सोसाइटी में? ऑफ कोर्स नजर आएगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे है वो ये कहता है कि सदर्न स्टेट्स के अंदर जैसे केरला तमिलनाडु की बात करें, ठीक है पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, तो क्या उसको हम लोग नदर्न स्टेट से रिप्लेस कर सकते हैं? उनका कहना है कि नहीं, क्योंकि नदर्न स्टेट्स के अंदर एजुकेशन का लेवल उतना अच्छा नहीं है जितना सदर्न स्टेट्स में है। तो सदर्न स्टेट्स में जो लोग काम नहीं करेंगे या ऑफ कोर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उसको हम लोग एज इट इज साउथ नॉर्थ वाले लोगों से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी बात, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है आजकल, जब हम लोग पॉपुलेशन जैसे यूपी में, बिहार में और भी बहुत सारी जगह, जब कहते हैं कि पॉपुलेशन कम करो कम करो कम करो कम करो, तो उनका टारगेट कौन रहता है? मुस्लिम्स, कि मुस्लिम पॉपुलेशन कम करनी है, जबकि मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत फास्ट तरीके से डिक्लाइन हो रही है। ये भी एक फैक्ट है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा। बट फिर भी जो कम्युनल जो टोन है वो सामने नजर कई बार आ जाती है। तो ये 3 चैलेंज हैं जिनको सबसे ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है। उसके अलावा थोड़े बहुत और भी हैं, जैसे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, टैक्स रिसीट्स वगैरह, क्योंकि आने वाले समय में क्या है ना, पॉपुलेशन कम डिक्लाइन हो जाएगी तमिलनाडु केरला की, तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में डेफिनेटली यहाँ पे कम हो सकता है, और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, है ना, सस्टेनेबिलिटी चाहिए जो वेलफेयर में, वो भी डिक्लाइन हो सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द अदर इश्यूज ऑल्सो। तो थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे इस टॉपिक को इस एंगल से पढ़ सकते हो। ठीक है जी, चलिए। तो अगर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली लिखना है तो आप उसको भी लिख सकते हो, आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, depopulation as an issue or as a challenge is going to be more serious in India in general and southern states in particular. डिस्कस। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपने। ठीक है, depopulation as a challenge is going to be more serious in India in general and southern states in particular। ठीक है जी, डिस्कस करना है 150 वर्ड्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको मजा आया होगा एनालिसिस में। मजा आया है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट करें, और आने वाली एनालिसिस अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।